नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास और बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज इस कहता है वोटर की आखिरी कड़ी आप देखेंगे, क्योंकि उसके बाद प्रचार थम जाएगा। हमने लगातार प्रयास किया कि पूरे 28 विधानसभा सीटों का हाल आपको दिखाएं। आज बारी है खंडवा जिले की मानदाता सीट की। बात करेंगे कि क्या कह रहा है वहां का वोटर, क्या सोच रहा है, क्या उसके साथ मुश्किलें हैं, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं हिदायतुल्लाह शेख, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हिदायत जी का बहुत स्वागत है। और दूसरे मेहमान हैं अशोक पटेल, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी खंडवा के। पटेल जी का भी स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला वोटर क्या कह रहा है मानधाता का, सुनिए। नेताजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर पर पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि दोनों देश की बड़ी पार्टियां जो है बीजेपी और कांग्रेस, वो ले देकर गुर्जर और राजपूत समाज के ही जो है नेताओं को जो है टिकट देती है। तो क्या ये जातिगत राजनीति नहीं है? मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये राजनीतिक पार्टियां इस जातिवाद से बाहर आकर कुछ और दूसरी जातियों को या फिर इससे बाहर आकर किसी तरीके से कैंडिडेट को टिकट दे सकती है? क्यों जरूरी है कि आप जातिवाद के आधार पर ही वोट दें? दोनों बड़ी पार्टियां, उन्होंने कहा कि कहीं गुर्जर, कहीं राजपूत, कहीं ये, आप जातिगत समीकरण देख के टिकट देना जरूरी है क्या? नहीं, जो जिनको टिकट दिया गया है उनके पिताजी पहले 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में मानधाता विधानसभा में, जो पहले निमाड़खेड़ी के नाम से जानी जाती थी, काफ़ी विकास हुआ है। और कांग्रेस का स्पष्ट सोच है कि हम कौमी एकता में भरोसा करते हैं। जात पात को देख के टिकट नहीं दिया गया, हमने एक योग्यता को देख के टिकट दिया है। ठीक है, हिदायत जी आपकी टिप्पणी इस वोटर के पहले सवाल पर। नहीं, कांग्रेस के जो मित्र ने बोला वही उनकी परेशानी है। सीधे सीधे आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए टिकट दिया। हमने तो टिकट उस व्यक्ति को दिया जिसने क्षेत्र के त्याग के लिए अपनी विधायकी को छोड़ दिया। आप सोचिए ना कि कोई व्यक्ति अगर विधानसभा में विधायक बन जाता है, कोई अगर जनप्रतिनिधि चुन जाता है, उसके बाद उसका त्याग कर देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहाँ के क्षेत्र की जनता का विकास नहीं कर पा रहा था। और हुआ भी यही। क्या वहाँ पर एक परिवार के अलावा आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था? हमने तो ठीक है जैसी बात कर रहे हैं, हमारे पास तो व्यक्ति था जिसने त्याग करा था और जो आया था उस क्षेत्र के विकास के लिए। तो हमने तो जनता की जो पसंद थी, जिसको जनता ने अपने चुनाव में 2018 में अपना मत और समर्थन और आशीर्वाद दिया था, हमने उसे फिर जनता के बीच में भेजा। लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक परिवार से हटकर आप बाकी कहीं और निकल ही नहीं पाते हो? ठीक है, एक और वोटर का रुख करते हैं, सुनते हैं अगला वोटर क्या कह रहा है। ये मेरा नेताजी से सवाल है कि मानधाता विधानसभा क्षेत्र में विकास का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? क्योंकि मानधाता क्षेत्र में 2-3 प्रोजेक्ट बड़े हैं जिसमें किसानों की लाखों एकड़ ज़मीन डूब में गई है और उनका विस्थापन आज तक सही साठ तरीके से हो नहीं पाया है। नेताजी से सवाल ये है कि इस क्षेत्र के किसानों के संबंध में विस्थापन के लिए, स्वरोजगार के लिए आप अभी तक कोई मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया है आपके द्वारा? तो हिदायत जी ये कह रहे हैं कि क्यों आप विकास का मुद्दे पे बात नहीं करते, उन लोगों की मुश्किलों पे बात नहीं करते। दोनों पार्टियों से नाम नहीं लिया उनने भाजपा का, लेकिन दोनों से सवाल है उनका। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रही है। और जो 15 महीने की सरकार जिसको मौका मिला था वहाँ पर क्षेत्र में विकास करने का, वो विकास नहीं कर पाए। हमने जो पहले काम किया था, माननीय शिवराज सिंह जी उसको ही बोल के गए, वहाँ पर नई तहसीलों का निर्माण करना हो या वहाँ पर जो विस्थापित लोग हैं उनको मुआवजे वाली बात हो। कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जो न्यायालय के अंदर है, लेकिन जब तक 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहाँ पर अधिकतम लोगों को मुआवजा मिला है। उनके जो भी अधिकार थे उन अधिकारों को हमने सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया। लेकिन ये भी उठता है कि वहां पर विस्थापित लोगों का पैसा किसने हड़पा, किस परिवार के लोगों ने लोगों की जमीन कोड़ियों के भाव खरीदी और करोड़ों का मुआवजा लिया। उस पर भी कभी एक अध्ययन निकाल कर देखिए कि सबसे ज्यादा मुआवजा किस परिवार के पास गया, किस परिवार के लोगों के पास गया, किस दल के लोगों के पास गया। ठीक है, जवाब लेते हैं। अशोक जी, बहुत गंभीर आरोप आपकी तरफ आ रहे हैं। अशोक जी, बहुत गंभीर आरोप आपकी पार्टी की तरफ कि लोग वहां परेशान हैं और मुआवजे का खेल कर रही कांग्रेस। अशोक जी, पहले तो मैं उनका ये जवाब दे दूं, भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि हम लोगों ने वहाँ कोई विकास नहीं किया है, तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि ओंकारेश्वर मंदिर के कायाकल्प के लिए कमलनाथ जी ने 154 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। राम वन पथ गमन के लिए हमने पैसे स्वीकृत किए थे। और मानधाता विधानसभा में 3 ऐसी गौशाला बनी है जो मध्य प्रदेश में सबसे उत्कृष्ट गौशाला है। 240 गांव का कंपनसेशन कांग्रेस ने हरदा गाइडलाइन को मान के
किसानों को कंपनसेशन दिया, और इसके बाद में जब उमा भारती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उस 25,000 का हरसू शहर अभी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हो आप क्या? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि 15 साल का कुशासन और 15 महीने का कमलनाथ जी का विजन, उस आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। ठीक है, एक और वोटर का रुख कर लेते हैं। ये वोटर को इत्मीनान हो जाना चाहिए इन दोनों की बात से, और नहीं हो तो वो तय कर लेगा कि किसी उससे वोट करना, कि दोनों प्रमुख जो पॉलिटिकल पार्टी है वो करेंगे कि हम डेवलपमेंट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक वोटर का और रुख करते हैं। मेरा नेताजी से सवाल ये है कि खंडवा के मानदाता युवाओं को नौकरी कब मिलेगी? अगर कोई भी आता है बाहर से तो उनको नौकरी तुरंत दी जाती है। मुंदी वगैरह जैसे वो पावर प्लांट वगैरह है वहाँ मोस्टली बाहर के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट खंडवा के लोकलों को बिल्कुल काम नहीं मिलता है। पीतमपुर में भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल है, यहाँ खंडवा का लोकल भी पीतमपुर चले जाता है नौकरी करने के लिए। तो खंडवा के सब ऐसे ही बेरोजगार हैं अभी बहुत सारे लोग, तो उन्हें नौकरी कब मिली जाएगी? बताइए हिदायत जी, लोकल लोगों को क्यों मौका नहीं मिल रहा है? वो कह रहे हैं जो भी जितने भी आपके वहाँ पर गवर्नमेंट के प्लांट और ये सब चल रहे हैं, बाहरी लोगों को ज़्यादा तवज्जो क्यों मिल रही है? लोकल वोटर को, लोकल व्यक्ति को, लोकल युवाओं को जगह क्यों नहीं? नहीं, एक बात हम सबको अच्छे से पता है कि जब से शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है, हमने मध्य प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो अभी का निर्णय हो कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही मध्य प्रदेश की नौकरियां हमने संरक्षित करने का काम किया है, तो उससे मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा। हाँ, निश्चित तौर पर कहीं कहीं कोई सेक्टर से अलग हो सकते हैं। अब IT सेक्टर्स के लिए जाना है तो आप इंदौर की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा, भोपाल की या बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश से बाहर नहीं हो, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। थर्मल पावर को लेकर या IIT या बाकी सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर बड़े जॉब के अवसर है, और वहाँ के स्थानीय लोगों को काम मिला भी है। खंडवा के अंदर हो या इंदिरा सागर परियोजना के अंदर हो, हमने लगातार वहाँ के निश्चित लोकल बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को वहाँ काम दिलाया, एक क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ के युवाओं के लिए बहुत सारे रोजगार सृजित किए। सही बोल रहे हैं क्या बीजेपी के हिदायत जी? नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में तो ये साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदेश में ही रोजगार दिया जाएगा। और जो हमारे प्रत्याशी उत्तम पाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उन्होंने सिंगाजी थर्मल पावर में अधिक से अधिक युवाओं को कोई पद पे रहे बिगर उन्होंने एक संघर्ष करके उनको रोजगार दिलवाने की कोशिश की है। और वही नारायण पटेल के लड़के ने उस प्लांट को बंद करवाने की कोशिश की थी, और उनका एक ऑडियो जारी हुआ था जिसमें ये बोलते नजर आए कि आप मुझे इतना इतना दो तो मैं आपको वहाँ नौकरी लगवाऊंगा। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी ने एक मंडी खोल रखी है, खरीदो, धमकाओ और किसी भी तरह इस कारोबार को, हमारे इस कारोबार को हम मध्य प्रदेश में चलाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। खोल रखी है जी आपने, और हर चीजों के लिए विधायकों से ज्यादा नौकरी भी बेच रहे हो आप लोग मंडी। नहीं, कांग्रेस के मेरे साथी पहले भी बोलते रहे, कमलनाथ जी ने मंदिर के लिए ये घोषणा करी, कमलनाथ जी ने गौशाला के लिए ये घोषणा करी। अरे भैया, कमलनाथ जी ने तो रोज बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात करी। घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है, स्वीकृत करने से कुछ नहीं होता है। जमीन पे आधारभूत दिखना चाहिए। आपके वचन पत्र के वचन आप पूरे कर लेते, अगर आप ईमानदारी से खड़े होते तो आज आप इस स्थिति में नहीं रहते। और आप बार बार किसको खरीदी मंडी की बात कर रहे हैं? कोई LKG UKG में पढ़ने वाला बच्चा है क्या? कोई विधायक बना है? जनप्रतिनिधि लगातार एक नहीं, 2-2, 3-3 बार के चुनाव लड़े, और पूरे चुनाव के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कई लोग तो ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह के समय भी मंत्री रहे। अगर वो आज आपसे असंतुष्ट होकर जा रहे हैं भाई, नौकरी के लिए भी कह रहे हैं कि आप लोग नौकरी के लिए भी डील करते हो तब नौकरी मिलती है युवाओं को। नहीं, वहां पर नई पद पे रहते हुए भी कांग्रेस सरकार के अंदर कौन नौकरी दिलवा रहा था? तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं किस आधार पे, किस संघर्ष के आधार पे नौकरी मिलती है। नौकरी योग्यता के आधार पे मिलती है। आप वहां पर अच्छी तरह जानते हैं उत्तम पाल सिंह और उनका परिवार क्या करता है। मानधाता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वहां के अधिकतम वोटर हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक और वोटर को सुनते हैं, क्या कहता है वोटर। मेरा नेताजी से सवाल है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा जिले में स्थित है, खंडवा एक मुख्य धारा से पूरे देश से जुड़ा हुआ है, रेलवे लाइन हो या अन्य माध्यमों से। अन्य पूरे देश में आप ज्योतिर्लिंग देखेंगे कि विकसित है, अच्छा पर्यटन स्थल है, धार्मिक व्यवस्था है सभी, क्योंकि धार्मिक स्थल है। परंतु ओमकारेश्वर धार्मिक स्थल होने के साथ साथ अच्छी पर्यटन व्यवस्था, ताकि हमारे जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसको बढ़ावा मिले। इसका विकास कब होगा? बीजेपी का ही रुख कर लेते हैं। हनुमंतिया बनाया उन्होंने बहुत शानदार तरीके से, उसकी ब्रांडिंग भी बहुत की हिदायत जी,
और ये जो ज्योतिर्लिंग जो कह रहे हैं उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया कि भाई इसे भी विकसित किया जाए। नहीं, वहां पर अगर आप ओंकारेश्वर जाके देखेंगे और निश्चित तौर पर आप गए होंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करा। हनुमंतिया का नाम आपने ले दिया, नर्मदा सागर परियोजना में भी हमने जो काम किया है उसमें भी आप देखेंगे कि लगातार छोटे छोटे और भी टापुओं के निर्माण उसके अंदर चल रहे हैं। हमारा जो पर्यटन निगम है लगातार उसके ऊपर काम कर रहा है। जो धार्मिक नगरी के अनुरूप होना चाहिए वो सारे काम वहां पर हो रहे हैं। और उसके पहले के तो फिर ये वोटर झूठ बोल रहा है? नहीं, उनकी अगर अपेक्षा और ज्यादा अधिक कोई बात होती हो तो वो अपनी और अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक नगरी जिस स्वरूप में होना चाहिए, जो उसका विकास होना चाहिए, जो वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें करा है। बीजेपी ने चमन कर दिया आपके ओंकारेश्वर को और वहां के पूरे इलाके को। अशोक जी, जो उद्वन सिंचाई योजना है वो कांग्रेस की देन है, इंदिरा सागर डैम कांग्रेस की देन है, ओंकारेश्वर डैम कांग्रेस की देन है। और अभी हाल में मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ, ओंकारेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए वो सुंदर बने, अच्छा बने, एक उसमें आस्था और निष्ठा जो इस देश की है। 154 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर मंदिर के लिए और 300 करोड़ रुपए खर्च हो गया, जरा बता देंगे क्या हुआ 15 महीने में, करा क्या, ये बता दीजिए। और जब आप दिग्विजय सिंह और बार बार बात करते हैं मनमोहन सिंह की सरकार पे, तो उसमें तो एक डिबेट हो जाएगी एनटीपीसी और एनवीडीए के अंदर क्या खेल हुए थे उस समय, क्यों उठाकर एनटीपीसी को दे दिया गया था और क्या कारण रहे थे उस समय, उसको आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं। आप भी निमाड़ के, मैं भी निमाड़ का हूं, वो तो एक पूरा विषय ही हो जाएगा। और बार बार क्या दे दिया ये मत बोलिए, क्या कर दिया ये बताइए। घोषणाएं कमलनाथ जी ने तो कर दी भैया, किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया, बेरोजगारों को भत्ता भी दे दिया, 51,000 रुपए भी दे दिए, लैपटॉप भी बांट दिए, साइकिल भी बांट दिए। क्षेत्र का रहने वाला हूं, इस क्षेत्र का दर्द मुझे मालूम है। आपने बोली मेरा 240 लाख रुपए मेरा 25,000 की आबादी वाला शहर डूबा। ठीक है, जनता जवाब देगी। रोकूंगा, माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा, हिदायत जी को, अशोक जी को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, अशोक जी रोकूंगा, दोनों को। अशोक जी माफ कीजिए, सुन लीजिए वोटर की बात। वोटर की हित बोलना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि वही वोट करेगा। इसलिए 2 दिन पहले नया वोटर, अशोक जी शांत हो जाइए, 2 दिन पहले शांत हो जाइए। अशोक जी, एक नए वोटर को सुनते हैं, एक नए वोटर को। प्रोग्राम का नाम कहता है वोटर है, ज्यादा वोटर बोले ये हमारी कोशिश भी है। एक नया वोटर सुनिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से नेताजी जो हमारे सामने हैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि मानधाता क्षेत्र की किसानों ने अपनी ज़मीन खोई, अपना परिवार खोया, और जो है उसके बाद यहाँ पर जो पावर प्लांट बना, इसमें जो जिससे यहाँ के किसानों को जो तकलीफ़ें आ रही है, आज पूरी राखड़ जो उड़कर इनके खेतों में जाती है, पूरे इनकी खेतों की ज़मीन बर्बाद हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। यहाँ से इतना करोड़ों रुपए का जो बिजली उत्पादन हो रहा है, अन्य जो इनकम हो रही है, उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है किसान पूरे तरीके से आंदोलन कर कर के, नेताजियों के पैर पड़ पड़ के आज तक परेशान है और आत्महत्या और मरने जैसी स्थिति में आ गया है। तो मैं नेताजी से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर किसानों को कब मुक्ति मिलेगी इस राखड़ से। हिदायत जी, पावर प्लांट के पास से निकलने वाली राखड़ वाकई खेत तो खराब करती ही है, बहुत सारी बीमारियों की वजह भी बनती है। एक वाजिब सवाल उस इलाके के वोटर का है, बताइए। चाहे वो ब्रिक्स को लेकर बातचीत हो या पोल्स को लेकर बातचीत हो, एज को लेकर, और ये साइंटिफिक भी प्रूफ हो गया है कि वो चीजें ज्यादा मजबूत होती है, तो उस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लोगों को भी इस प्रकार के व्यवसाय में आगे आना चाहिए। सरकार पूरा सहयोग करने के लिए तैयार मिलेगी, बता दीजिए ना, एक डेडलाइन दे दीजिए। 10 साल 15 साल नहीं, 10 साल 15 साल नहीं, अभी होगा, अभी होगा। हम लगातार उसमें काम कर रहे थे। जिस समय अगर आप बात करते, जब 15 साल की बात करते, तो 15 साल में जो मिला था उस समय भी देखिए 15 साल में क्या मिला था, प्राथमिकताएं क्या थी 15 साल की। मानधाता पे फोकस करेंगे, डिबेट नहीं करूंगा। मानधाता पे फोकस, मानधाता के लिए ही प्रोग्राम है, वहां के वोटर के लिए प्रोग्राम। अशोक जी, ये जो समस्या है राखड़ वाली, ये कब दूर होगी या कैसे दूर होगी? यदि आपकी पार्टी आई तो कब तक दूर करेंगे? मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूं कि 15 साल में ये एस पे राखड़ पे कोई काम नहीं कर पाए, और ये 15 महीने में हमसे इतनी अधिक उम्मीद रख रहे हैं। वहाँ किसानों की जो ज़मीनें गई है उस राखड़ से, जो आसपास का जो पर्यावरण खराब हुआ है, और हमारा यही सोच है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहला कदम यही होगा कि जिन किसानों के साथ अन्याय हुआ है और इस एस का कोई प्लांट डले, चाहे उसको ईंट बने, चाहे उसको सीमेंट प्लांट में जाए, इसका कोई बड़ा प्लांट बने। और ये कमलनाथ जी अभी बोल के गए हैं कि हम इसको करना चाहते हैं, पर 15 महीने और 15 साल में आपसे कहना चाहता हूं कि 15 साल में हर बार कहते रहे कि कल हम करेंगे, और हमने एक विजन बनाया था, हम कर रहे थे, काम आगे बढ़ रहा था, और इन्होंने
झूठ बोलो, जोर से बोलो, इनका चाल चरित्र चेहरा ही ये है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और वोटर से बात करेंगे, समझेंगे कि उसकी मुश्किलें क्या है, और दोनों मेहमानों से अनुरोध भी करूंगा कि मसले को केवल मानधाता तक सीमित रखिए, क्योंकि हम मानधाता के लिए कर रहे हैं आज का ये प्रोग्राम। वक्त एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मानधाता विधानसभा सीट की। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे वोटर की अलग अलग मुश्किलें हमने आपको दिखाई, जो यहां पर पॉलिटिकल गेस्ट है उनसे कैफियत भी मांगी। अब और सुनते हैं। मेरा नेताजी से ये सवाल है कि आज मानधाता में नारायण पटेल को टिकट दिया गया है। नारायण पटेल जी 2 साल पहले कांग्रेस में थे और आज बीजेपी में आ गए हैं, या ये क्या भरोसा कि ये जीतने के बाद वापसी कांग्रेस में जाएंगे? ऐसे दल बदल नेता पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? बताइए हिदायत जी, क्यों आपके कैंडिडेट पर भरोसा करे वोटर? वो पूछ रहा है कि भाई जो दल बदल कर रहे हैं उन पर क्यों जाना चाहिए हमें? देखिए, निश्चित तौर पर नारायण पटेल जी को जब पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने टिकट दिया था, तब भी वहां पर इस परिवार का कहीं ना कहीं विरोध था, और चुनाव जीतने के बाद भी विधायक तो नारायण पटेल रहे, लेकिन उत्तम पाल सिंह और उनके पूरे परिवार का कहीं ना कहीं दबदबा रहा, और उन्हीं ने कहीं ना कहीं उन्हें काम करने नहीं दिया। वो अपमान की बात हो, लगातार क्षेत्र में विकास को अवरुद्ध करने की बात हो, जनता का चुनाव जनप्रतिनिधि जनता के लिए उत्तरदायित्व रहता है, वही उसके लिए जिम्मेदार रहता है। जब वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका लगातार अपमान हो रहा है, उस क्षेत्र के अंदर वही धनबल, वही भूमाफिया उसके अंदर उसी की चल रही हो अगर सरकार के अंदर, तो क्या करते हो? और आप बताइए ना, उन्होंने विधायकी छोड़ी है, कोई विधायकी छोड़ता है? अशोक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, एक वोटर कह रहा है कि हम कैसे भरोसा करें कि आप छोड़ के आ गए और लंबा नहीं चलोगे। उसके जवाब में हिदायत जी का कहना है कि उनको आप लोगों ने इतना परेशान किया कि उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। अशोक जी, जनता सही बोल रही है, जनता को टिकाऊ चाहिए, जनता को बिकाऊ नहीं चाहिए। जनता ये चाहती है कि हमको टिकाऊ जनप्रतिनिधि मिले। इन्होंने जनता के वोट को बेच दिया है, इसलिए जनता इनसे ये प्रश्न पूछ रही है कि क्यों हम आप पे भरोसा करें। जनता ने 5 साल के लिए इनको वोट दिया था, और ये 15 महीने में अपने वोट को, जनता के वोट को बेच के चले गए। आज यदि ये कांग्रेस के विधायक नहीं होते तो इनको 2 कौड़ी में कोई नहीं पूछता। ठीक है, एक नए वोटर का और रुख करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेंगे हम, मानधाता की अधिकतम आवाज़ जो है वो पहुंचा सकें हम लोगों तक। सुनिए एक और वोटर। मेरा नेताजी से यही सवाल है कि जो मानधाता क्षेत्र हैं वहाँ के किसानों को अब तक फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। अब यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रत्याशी खड़े, तो क्या उम्मीद रखे किसान की इनको क्या फसल बीमा का लाभ मिलेगा? आखिर सरकार इन किसानों को क्यों भूल गई? प्रदेश भर में बीमा मिला है लेकिन विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिला, तो क्यों इनसे भेदभाव किया गया? क्यों भूल गई सरकार? बताइए हिदायत जी, बहुत क्रेडिट ले रहे हैं शिवराज जी सहित तमाम नेता के, बहुत लोगों किसानों की झोली भर दी। नहीं, मुझे इस प्रश्न पे ही वो हो रहा है। 1400 करोड़ से ज़्यादा हमने वहाँ पर फसल बीमा का मुआवजा दिया है, लोगों को वहाँ पर मिला है, उस क्षेत्र के लोगों को मिला है। और इस बात की अभी 2 दिन पहले भी जब माननीय शिवराज सिंह जी गए थे, तब इस मामले को लेकर उन्होंने सारी चीज़ों का उल्लेख करा था। कृषि मंत्री कमल पटेल जी स्वयं वहाँ पर है उस विधानसभा क्षेत्र में पूरे समय, और इन सारी चीज़ों को बताया है। उस क्षेत्र के किसानों के लिए लगातार हम काम करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की अपनी गलतियों को लेकर कोई व्यक्ति अगर आज बात कर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस जवाब देगा। हमने वहां के किसानों का दिया है, और इस मामले पे अगर सूची सही तो आप बात करेंगे तो हम सूची भी उपलब्ध करवा देंगे कि वहां के। एक बात जरूर बता देता हूं, हिदायत जी की बात से जो बू आ रही है उसका जवाब मैं दे दूं कि इस प्रोग्राम में हम बिल्कुल पूरी तरह का एहतियात रखते हैं कि जो वोटर आए वो बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता वाला हो, वाकई वोटर हो, वो आम वोटर हो, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो हमारे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक ये जो सवाल किया गया था ये कॉमन मैन है, तो किसान है, और हो सकता है इसकी कोई मुश्किल के कारण इस तक नहीं पहुंची हो, क्योंकि वो बोल रहा है और हम ये जानते हैं कि वोटर झूठ नहीं बोलता। अशोक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, इस सवाल पर आपकी टिप्पणी। देखो, ये गलत बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कमल पटेल जी क्षेत्र में है। कमल पटेल जी ने तो विधानसभा में ये माना कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ है, और वही शिवराज सिंह मानधाता में आके बोलते हैं कि कमलनाथ जी ने कोई कर्जा माफ नहीं किया। तो उनका मंत्री विधानसभा में ये बोलता है कि कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमारा सीधा सोच है कि किसानों के घर में उजाला किस तरह है। किसानों का हम 3रे चरण का कर्जा माफ करने की प्रक्रिया में थे, पर इनकी मंडी में ऊंची बोली लगा के आज किसानों के साथ इन्होंने जो धोखा किया है, जनता इनको माफ नहीं करेगी। अब और सुनते हैं, एक साथ 2 वोटर सुनते हैं क्योंकि वक्त तेजी से फिसलता है हाथ से। एक साथ 2 वोटर लेते हैं, सुनते हैं उनके सवाल, उसके बाद मांगेंगे कैफियत। सुनिए। नेताजी, हमारे पास जो डैम बना हुआ है, इससे नहर योजना चल रही है, तो इसमें पर्याप्त पानी किसी किसान को नहीं मिल रहा है, तो इसका कब निराकरण होगा? कई बार, अगली बार भी चुनाव हुआ, उसमें भी यही मुद्दे थे, आप भी यही था, तो किसानों की हालत कब सुधरेगी?
मांधाता विधानसभा क्षेत्र नर्मदा का तराई इलाका है, भरपूर खनिज संपदा वहाँ विद्यमान है और सेंचुरी पार्क की संभावना भी वहाँ पर है। अच्छा घना जंगल है, पर्याप्त पानी के स्रोत हैं, खनिज संपदाएं हैं। तो क्या कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी सरकार अवैध उत्खनन पर, अवैध तरीकों से जो गैरकानूनी धंधे होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए क्या कार्रवाई करेगी या अब तक कोई प्रयास क्यों नहीं किए गए? दो सवाल एक साथ बैक टू बैक। पहले हिदायत जी का रुख करते हैं। एक सवाल था कि नहर में पानी नहीं आ रहा और इसमें कोई सियासत मत तलाशिएगा। मैं तो सर्वोत्तम संज्ञान से कह रहा हूं कि वोटर ही होता है जो सवाल करता है, क्योंकि हम आवश्यक पड़ताल कर लेते हैं, नंबर एक। और दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई इलीगल माइनिंग जो है वो कब रुकेगी। दोनों सवाल पहले हिदायत जी फिर अशोक जी के पास चलेंगे। नहीं, नहरों के अंदर पानी छोड़ा जा रहा है। मैं खुद बड़वानी का हूँ। जो हमारे नर्मदा सागर परियोजना का पानी है वो बड़वानी तक पहुँच गया। नर्मदा जी को नर्मदा जी से मिलाने का काम करा है हमने। और जितना सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में बढ़ा, उतना आज़ादी के बाद से जब तक राजा महाराजा भी रहे तब से भी इतना नहीं बढ़ा जितना 15 साल के अंदर शिवराज जी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में बढ़ा, जिसके अंदर सभी सारे क्षेत्र और नर्मदा जी, हम मानधाता को लेकर जब बात करें तो नर्मदा जी को लेकर ही बात करें, बिल्कुल करें, जहां पूरे क्षेत्र में। और वो ये लोग तो लगे में, ये नर्मदा जी के सबसे किनारे रहने वाले लोग हैं। हम तो वहां तक सुदूर इलाके जो नर्मदा जी से बहुत दूर है, उन इलाकों के अंदर भी सिंचाई में नर्मदा जी का पानी पहुंचाने का काम, सिंचाई की बात हो या पेयजल की बात हो, वो पहुंचाने का काम हमने किया है। और लगातार हम उसके ऊपर इलीगल माइनिंग पे बता दीजिए, जो इलीगल माइनिंग की बात चल रही है, बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग की उस क्षेत्र में। और जहां तक मानधाता को लेकर बात करी जाए तो उसके अंदर देख ली जाए कि किसके पास स्वीकृत खदानें और किस समय की खदानें और क्या क्या उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर क्या है, कौन कांग्रेस के नेता, कौन परिवार जो आज तक जमे हुए हैं और जो इस 15 महीने में वापस जिन्होंने एक बाढ़ सी ला दी गई थी इलीगल माइनिंग को लेकर, एक जवाब में सारी चीजों करा, जवाब लेते हैं सारी चीजें बहुत जवाब लेते हैं। अशोक जी, वोटर कह रहा है कि नहर का पानी उन तक पहुंच नहीं रहा है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल धनाधन जा रहा है, सभी जगह सभी दूर जा रहा है। नंबर एक पहला सवाल जो था। और दूसरा इलीगल माइनिंग, उसके लिए बीजेपी का कहना है कि सारा आप लोग करा रहे हो। अशोक जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी और सुभाष यादव के कार्यकाल में नहरें बनी, बड़वानी तक ये नहरें गई, खरगोन तक गई, खंडवा जिले में नहरों का जाल बिछा। और जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने डैम से पानी नहरों में छोड़ना बंद कर दिया और सरदार सरोवर गुजरात को पानी देना इन्होंने शुरू कर दिया। ये मेरा आरोप है और इसका हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। और माइनिंग की जहाँ तक बात है तो माइनिंग तो हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी चल रही है, उनके डंपर चल रहे हैं, उनकी क्रेशर मशीन चल रही है। आप आके देख लीजिए, मैं आपको ले चलता हूं। ये भाई साहब को कोई पता है नहीं, इसलिए ये कह रहे हैं कि आप उसका रिकॉर्ड देख लो, ये देख लो। मैं तो बोल रहा हूं कि चल रही है ना। भारतीय जनता पार्टी के स्वीकार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सबसे ज्यादा माइनिंग खंडवा जिले में चल रही है। उम्मीदवार का क्या चल रहा है? 15 महीने में उम्मीदवार नारायण पटेल का बोल रहा हूं मैं, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है नारायण पटेल, उसकी माइनिंग चल रही है भैया, हमारी थोड़ी चल रही है। ठीक है, तो वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। दोनों मेहमानों का यहीं पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। हम और ज्यादा सवाल लेना चाहते थे लेकिन वक्त इसकी अनुमति नहीं देता। मैं जाते जाते एक जिम्मेदार चैनल के नाते वोटर से अपील करूंगा कि जो मुद्दे आपने यहाँ पर उठाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जो भी तय करें, आप कांग्रेस को चुने, बीजेपी को चुने, सपा को चुने और किसी पार्टी को चुने, लेकिन मतदान का अपना इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि वो आपका हक है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।